Hello, welcome student. Today we will understand next topic from the chapter Rise of Indian Nationalism. हम इसको राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कह सकते हैं या नेशनलिज्म इन इंडिया या नेशनलिस्ट मूवमेंट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फेज की स्टडी कर रहे हैं। जो हमारे पास नेशनलिज्म तैयार हुआ था इंडिया के अंदर, इट मीन्स हमारे इंडिया के जो एक कंट्री है, इंडिया कंट्री है, उसके लिए जो लोगों का बिलीव है, जो उसमें फेथ है, जो उसमें यूनिटी का जो उनके अंदर नए आइडियाज आते हैं, वो सारे हमारे पास नेशनलिज्म कह सकते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कैसे है उसकी स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। अब उससे आगे का जो पॉइंट है, जब नेशनलिज्म आ गया, लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना आ गई, राष्ट्रवाद की भावना आ गई, तो उससे आगे की एक्टिविटी उन्होंने क्या की, उन्हीं पे स्टडी कर रहे हैं। इट्स ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किया था और इसका दूसरा नाम हम दे सकते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। कौन से एक्ट का? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। 1909 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट पास किया था 1909 में, और उसका दूसरा नाम क्या रखा गया? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे मार्ले भी एक आदमी था और मिंटो सेकंड पर्सन था, यानी कि दोनों ही आदमी थे। इन्होंने अपने नाम पे ही एक एक्ट पास किया था जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट बोल सकते हैं। ओके, मार्ले कौन था? मार्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ ए काउंसिल। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास मिंटो आता है। मिंटो जब ये एक्ट पास हुआ था उस टाइम पे हमारे पास वाजपेयी थे। इन्होंने अपने नाम पे ही एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम क्या रखा गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्यों ये एक्ट क्यों पास किया था? इसका भी रीजन है, क्योंकि हमारे पास 1907 में सूरत में इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का डिवीजन हो गया था। उसमें एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे जो वायलेंस में फेथ रखते थे, यानी कि अपने हथियारों के बल पे अपनी डिमांड को मनवाने के लिए, काम करवाने के लिए, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए वो काफी एक्साइटेड थे। तो उसके अंदर उसी बात को लेकर के इन्होंने हमारे इंडियंस लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देने के लिए कि ये हमसे बिलीव करें कि हम उनकी सपोर्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंडियंस की सपोर्ट हर हाल में जरूरी थी। विदाउट सपोर्ट ऑफ इंडियंस दे वाज नॉट एबल टू सर्वाइव इन इंडिया। ओके, तो उन्होंने सपोर्ट डायरेक्ट नहीं मांगी, बट उनको विश्वास होना चाहिए इंडियंस को कि वो उसके फेथ में काम कर रहे हैं, उसके विश्वास में काम कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसको 1909 में पास किया था। इसमें क्या किया था? तो फर्स्ट तो इसके अंदर रिफॉर्म क्या हुआ था वो देखिए, सुधार क्या हुआ था। फर्स्ट तो उन्होंने क्या किया था? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हम नाम दे सकते हैं। कौन था ये? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ए उड़ीसा एंड बिहार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1909 का है और बिहार उड़ीसा अब स्टेट बनी है, बट आज की नहीं, ये उसी टाइम की है। ये ब्रिटिश से इंडिया की बात कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा इंडिया जब उनके कैप्चर में था उसी टाइम पे, उस टाइम पे भी हमारे पास से स्टेट होती थी। कैसे होती थी वो मैं अभी क्लियर कर रहा हूं। इसको हमारे इंडिया के अंदर सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल बना दिया गया था, वो स्टेट का सेक्रेटरी बना दिया था। किसको? एसपी सिन्हा को। किस एक्ट के तहत? मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास किया था उसके अकॉर्डिंग।
बेटा इसको ध्यान से समझिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट तो ये था। सेकंड उन्होंने क्या किया था, increase the number of elected member in central and legislative. Increase the number of elected member. इलेक्टेड मेंबर किसमें इंक्रीज कर दिए थे, दोनों में। कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं, यहां पे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं। तो अब आप देखिए इसको, सेकंड कौन सा था इसमें, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है बेटा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव हमने फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पढ़ा था, उसमें हमने गवर्नमेंट के तीन और पार्ट, तीन जगह उसका डिवीजन बताया था। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बताया था, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट बताया था, और थर्ड हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। ये लोकल गवर्नमेंट हमारा इंडिया जब फ्री हो गया था उसके बाद में सेटल हुआ था, सबसे पहले ये राजस्थान में ही सेट हुआ था लोकल गवर्नमेंट। बट इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे अब हम सिर्फ इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो जो स्टेट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इट मीन्स हमारे पास उस टाइम पे, आज हमारे पास स्टेट होती है, उस टाइम पे प्रोविंशियल होते थे। वो एक क्षेत्र होता था जहां पे अपने अलग गवर्नमेंट बनते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड इट। हमारे पास जो फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही दिया है। हमारे पास टू टाइप्स की गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्रोविंशियल स्टेट इट मीन स्टेट गवर्नमेंट, इसमें हमारे पास सीएम की गवर्नमेंट बनती है। तो दोनों में ही इलेक्शन हम हेल्ड होता है, दोनों में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो एमपीज होते हैं और इसमें एमएलए होते हैं। इट मीन्स मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, और इसमें मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पे भी, और जहां एमपीज की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें भी, दोनों जगह उन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर। अब आप सोच रहे हो कि हमारे इंडिया के लोग इलेक्टेड भी हो रहे थे, यस इट इज राइट, बट यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर थे वो केवल वही लोग इलेक्टेड होते थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्ट में काम करते थे। इट मीन्स लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट, या दूसरे उनके पास जो उनकी मीडिएटर का काम करने वाले थे, इट मीन्स उसके सपोर्ट में काम करने वाले थे, उन्हीं लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट होने दिया जाता था, और कुछ एक लोगों को ही वोट डालने का राइट्स। इट्स ओके, तो वो लोग इलेक्टेड मेंबर वहां पे चले जाते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी चले जाते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। उनकी संख्या इंक्रीज कर दी, कब कर दी, ये जो एक्ट पास हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ओके, नेक्स्ट उन्होंने और क्या किया वो देखिए इस एक्ट के तहत, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इट मीन्स हिंदू और मुसलमानों के लिए सेपरेट कर दिया, हम इसको बता सकते हैं कम्युनल डिवीजन। कम्युनल डिवीजन यानी कि कम्युनिटी के आधार पे हमें बांट दिया। इलेक्शन सिस्टम में हमने इससे पहले पढ़ लिया था, हमारे पास लॉर्ड कर्जन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉर्ड कर्जन था, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, और उसके बारे में स्टडी हमने कर ली थी कि हमारे इंडिया के अंदर ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश जो आज बना हुआ है वो ईस्ट बंगाल बन गया था। तो उसका केवल और केवल टारगेट ये था डिवाइड एंड रूल्स। डिवाइड एंड रूल्स यानी कि इनको बांटो और राज करना। जब तक हमारे पास हिंदू और मुस्लिम एक नहीं होंगे,
यूनिटी में नहीं होंगे तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोई खतरा नहीं है, और जब ये यूनिटी में आ जाएंगे तो ये इसके बाद में अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए या फ्री होने के लिए प्रयास करेंगे, तब उसके बाद में उनके पास डेंजरियस कंडीशन आ जाएगी। इसी बात को लेकर के उन्होंने एक सिस्टम सेट कर दिया और हमारे हिंदू और मुसलमानों को दो पार्ट में बांट दिया। उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट इलेक्ट्रेट सिस्टम सेट कर दिया है। दोनों के लिए कुछ एरिया के अंदर उन्होंने सेपरेट इलेक्शन करने के लिए एरिया डिवाइड कर दिया। जहां मेजोरिटी में मुस्लिम थे वहां पे उनके लिए इलेक्शन छोड़ दिया, जहां मेजोरिटी में हिंदू थे वो प्रोविंशियल स्टेट उन्हीं के लिए इलेक्शन के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया, यानी कि वो किसी भी बेस पे एक दूसरे के साथ ना आए, यही टारगेट था। इसलिए उन्होंने हमारे लिए कम्युनल डिवीजन दे दिया। कब? 1909 में। इट्स ओके। ये था इसमें पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में। उससे आगे क्या होता है वो सुनिए। आगे का पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना सारा हमारे लिए कर दिया, नेगेटिव इफेक्ट हमारे पास इसका रहा, और नेगेटिव इफेक्ट होने के बाद हमारे पास रिवॉल्यूशनरी जो आ गए, उन्होंने क्या कर दिया, द स्टार्ट ऑफ वायलेंट नेशनलिज्म फर्स्ट फेज, पहला फेज पर स्टार्ट हो गया उनका। क्योंकि अब तक तो हमारे पास जो मॉडरेट लीडर हैं, दे अपील टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर डिमांडिंग देयर डिमांड रिक्वायरमेंट, बट यहाँ पे नया फेज शुरू हो गया, फर्स्ट फेज आ गया। अब रिवॉल्यूशनरी वो कब तक अपनी अपील करेंगे, कब तक हाथ जोड़ेंगे, इस बात के लिए उनको विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब उनको सपोर्ट नहीं करने वाली। इसलिए उन्होंने अपना एक हिंसात्मक तरीका यूज कर लिया, आर्म्स हथियारों के बल पे डिमांड पूरी करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। इसके अंदर हमारे पास इन लोगों ने, रिवॉल्यूशनरी ने अलग अलग एरिया में, विशेष करके पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल, इनमें काफी एक्टिव थे ये। यहां पे इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बना दी। सीक्रेट सोसाइटी यानी कि वो जो सोसाइटीज थी वो सीक्रेट होती थी। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके बारे में जानकारी होती तो दे डिवॉलिश देयर सोसाइटीज। ओके, अब वो उसको खत्म कर देते। उसी से बचाव करने के लिए उन्होंने अपने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। सोसाइटीज में हमारे पास लगभग यहाँ पे नाम आता है बेटा, अनुशीलन समिति, एक्टिव थी महाराष्ट्र में। ओके, दूसरी हमारे पास, सॉरी ये महाराष्ट्र में नहीं बेटा, ये मुंबई बंगाल के अंदर। दूसरी हमारे पास है बेटा अभिनव भारत। ये सोसाइटी हमारे पास महाराष्ट्र में एक्टिव थी। इन रिवॉल्यूशनरी ने अपने पास ये सोसाइटी बनाई और इन्होंने अपने ढंग से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज करना शुरू कर दिया। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे और रिवॉल्यूशनरी के पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हमारे पास आता है बेटा अप्रैल 1908, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी they attacked on a Britisher officer. ब्रिटिशर ऑफिसर कहें या जज कहें, किंगफोर्ड एक अनपॉपुलर ब्रिटिशर था। वो हमारे इंडियंस को पनिशमेंट लीगल इलीगल दे रहा था। उसी अनपॉपुलरिटी के कारण खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उसके ऊपर एक बम फेंका। बम फेंकने से वो किंगफोर्ड तो बच गया, बट 2 लेडीज की डेथ हो गई।
उसके बाद खुदीराम बोस को अरेस्ट किया गया, इसको हैंग कर दिया, फांसी पे लटका दिया, और प्रफुल्ल चाकी ने खुद सुसाइड कर लिया। इस प्रकार से हमारे रिवॉल्यूशन के साथ डे बाय डे इंक्रीज होने वाले इवेंट्स थे। नेक्स्ट, अरविंदो घोष इज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ ए रिवॉल्यूशन। अरविंदो घोष ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इंटरफेयर किया, उसके बाद में उसको अरेस्ट किया गया। जब वो रिलीज हुआ, जेल से बाहर आया, तो उसने आश्रम बनाया जो आज पांडिचेरी में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिवॉल्यूशन भी इसके अंदर बहुत सारे हुए हैं। इसके अंदर वीडी सावरकर, मैडम भिखाई कामा, सोहन सिंह बखना, लाला हरदयाल। सोहन सिंह बखना और लाला हरदयाल ये वो लीडर थे जो फॉरेन कंट्री में चले गए थे। इन्होंने अमेरिका और कनाडा में जाकर के गद्दार पार्टी में सोहन सिंह बखना एंड लाला हरदयाल was the prominent leader of a गदर पार्टी। गदर पार्टी ने अपना न्यूज़पेपर निकाला, उसका एक ही टारगेट था कि जितने भी फॉरेन कंट्री में इंडियंस के कंट्री के साथ जिनका अटैचमेंट है, जो उसमें फेथ रखते हैं, उन लोगों को यूनिटी में लेके आना, उनको इकट्ठा करना और उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट पॉलिसी इंपोज करना। ये जो रिवॉल्यूशनरी थे ये इंस्पायरेशन ले रहे थे फ्रेंच एंड रशियन रिवॉल्यूशन। फ्रेंच और रशियन रिवॉल्यूशन क्या था बेटा? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो वहां 1789 में और ये 1917 में ये रिवॉल्यूशन हो रहा था। ये तो पहले हो चुका था, बट ये उस टाइम पे रसिया के अंदर हो रहा था। ये दोनों ही वहां के जो रूलर थे उसके अगेंस्ट हो रहा था। उन लोगों को इंडिपेंडेंस या फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए था, ऐसे ही हमारे इंडिया में रहने वाले रिवॉल्यूशनरी को फ्री चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। इसलिए दे अटैक टू ब्रिटिशर फॉर द गेन ऑफ ए फ्रीडम या इंडिपेंडेंट। इट्स ओके। ये था हमारे पास द रिवॉल्यूशनरी द स्टार्ट ऑफ ए वायलेंट नेशनलिज्म फर्स्ट फेज। नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का जो फाउंडर था वो आगा खां के महल में किया था, नवाब ने इसको बनाया था। और इसका जो सेटअप था वो 1906 में ढाका जो आज बांग्लादेश की कैपिटल है। क्योंकि हमने इसमें देखा है कि जो बांग्लादेश आज बना हुआ है उसमें मुसलमान मेजोरिटी में है, तो इसका मुस्लिम लीग का टारगेट या मुस्लिम लीग को सेट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टारगेट था। उनका टारगेट पूरा हो गया। क्योंकि अगर हम इसमें स्टडी करें तो इससे पहले हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में स्टडी की होगी लास्ट क्लासेज में, नहीं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो 1857 का जो रिवोल्ट था ये वही रिवोल्ट जिसमें 1857 के रिवोल्ट में रानी लक्ष्मीबाई ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अंदर उन्होंने they thought that Muslim was the responsible for this revolt, कि वो ये सोच रहे थे कि यहाँ जो रिवोल्ट हुआ है उसमें मुसलमानों ने पार्टिसिपेट ज्यादा किया है, मुसलमान इसके लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दे अटैक टू ऑन ए मुस्लिम कम्युनिटी। आफ्टर सम टाइम दे थॉट्स दैट
without a separation of Hindu and Muslim, they was not able to survive on a in India. उनको ये बात अच्छे से जान गए थे, तो उन्होंने 1857 में तो मुसलमानों को यहाँ पे अटैक किया, मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने ज्यादा परेशान किया, उसके ऊपर अटैक किया, उसको मारा। और आफ्टर 1857 के रिवोल्ट के बाद में क्या होता है, उसके बाद में हमारे पास कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 28 दिसंबर। अब ये जो पार्टी बन गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्लेम्स दिस पार्टी इज रिलेटेड टू हिंदुज़म, केवल ये हिंदुओं की संस्था है, और उन्होंने मुसलमानों को इससे अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट इसका टारगेट यही था कि मुसलमानों को इनसे अलग रखना, और उसी टारगेट को पूरा करने के लिए मुसलमानों ने अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन हो गई उसकी एक नया संगठन बन गया। वो कौन सा? मुस्लिम लीग 1906 में। उसका टारगेट पूरा हो गया डिवाइड एंड रूल्स का। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसे हुआ वो देखें। First World War started in 1914 to 1990. It's okay. British East India Company wanted to utilize Indian resources and Indians Indians public supported to British East India Company in First World War. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे हमारी कंट्री या ये कहीं वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया था। उसमें जो इंडियंस थे वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास अपनी सॉवरेनिटी नहीं थे, अपनी उनके पास से फ्री एटमॉस्फेयर नहीं था, वो फ्री नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो कोई आदमी लड़ाई तब करेगा जब वो अपनी आज़ादी के लिए, आज़ाद तो हम थे ही नहीं, चाहे दूसरी कंट्री आए चाहे ब्रिटिशर रहे, हमें क्या फर्क पड़ना है। तो ब्रिटिश इंडियंस से did not want to participate in this war. British East India Company forced to Indian for the participation in a First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन करने के लिए उसने फोर्स किया और हमारे इंडियंस पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार भी हो गए। बट यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम और थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पे मुसलमान थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था और उनके लिए एक कंडीशन रखी थी। तुर्की एक कंट्री है, आप मैप में देखेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स के, और तुर्की का जो रिलीजियस लीडर है जिसको वो सुल्तान या खलीफा बोलते हैं, ये तुर्की यूके के बिल्कुल अपोजिट में। यूके यूनाइटेड किंगडम, दूसरा इसका नाम इंग्लैंड, और तीसरा इसी का नाम ब्रिटेन। ये एक ही कंट्री है जहां से वो अंग्रेज हमारे पास आए थे, वही कंट्री यूके के बिल्कुल अपोज में थी, उसके अगेंस्ट उस लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडिया के अंदर मुसलमान पार्टिसिपेट इसके साथ दे रहे थे, बट उन्होंने कंडीशन ये लगाई थी कि अगर तुर्की कहें या तुर्की कहें, एक ही कंट्री है, तुर्की अगर इसके अंदर डिफीट हो जाता है तो यहाँ पे ब्रिटेन है वो उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। बट
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन कंट्री did not support the Turkey country. They implemented new policy for the exploitation of a Turkey, and Muslim opposed their system. अब मुसलमानों ने इसका अपोज किया क्योंकि तुर्की के ऊपर जो मिसबिहेव इन्होंने किया था उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे मुसलमान ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। तो यहां से हमारे पास इतना अभी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे छोटा सा जिक्र हमारे पास होम रूल मूवमेंट के बारे में आता है। तो क्या था उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, होम रूल मूवमेंट। ये तमिलनाडु में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा इसको सेट किया गया था। जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, ये आयरलैंड की थी। आयरलैंड कहाँ है? ये यूके देख रहे हैं जिसको आपने साइड पे राज्य नाम दिया, और उसके बिल्कुल जस्ट पास में आयरलैंड है। और यहाँ पे यूके है, वो आयरलैंड को अपने कैप्चर में किया हुआ था। वहां आयरलैंड की पब्लिक ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था, वहां से वो सक्सेस हो गए थे। उसी पे ही एनी बेसेंट जो आयरलैंड की वुमेन थे वो इंडिया में आए और इसने यहाँ पे होम रूल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जैसे आयरलैंड में स्टार्ट हो रहा था ठीक वैसे। उसका सपोर्ट करने वाले हमारे पास हमारे जो लीडर थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। इट्स ओके। इससे नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आता है बेटा लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट लखनऊ पैक्ट कहेंगे, या 1916 में कांग्रेस पार्टी का सेशन लखनऊ में बुलाया था, इसको याद रखें। वहां पे एक पैक्ट यानी कि सभी का एक एग्रीमेंट हुआ था। उस टाइम पे हमें ये लग रहा था कि वहां जो मॉडरेट लीडर थे, वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो कांग्रेस पार्टी की जो दो पार्टीशन हो चुके थे, वो दोनों ही पार्टीशन वहां पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों ही कंबाइन में थे, और साथ में मुस्लिम लीग। तो यहां से एक नया फेज शुरू होता है बेटा, जहां ये कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन कह रही थी, वो और मुस्लिम लीग, इसके दो पार्टीशन आपने पढ़े थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, वो दोनों, और उसके साथ साथ थे मुस्लिम लीग। इन सभी में मिलकर के एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां लखनऊ में कांग्रेस का सेशन बुलाया था उस टाइम। यहां से एक यूनिटी दिखाई दी थी और लग रहा था कि कुछ टाइम के लिए, कुछ आगे आने वाले कमिंग टाइम में हम लोग गैदरिंग में रह करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज करेंगे और इंडिपेंडेंट के लिए या स्वदेशी के लिए कहेंगे या स्वराज के लिए प्रयास यहाँ से शुरू हो गए थे। बट नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है उस इवेंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इट्स ओके।